नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीतिक फिजा में हर दिन गर्माहट का दौर चल रहा है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट ने एक साथ 43 फैसले लिए हैं, पर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार की मातृशक्ति को फोकस करते हुए लिया गया है। इसे विधानसभा चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है। अब बिहार की स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा, जबकि बिहार की डोमिसाइल नीति की माने तो बाकी 26% सीटों पर बाहरी राज्यों के लोगों को मौका मिलेगा, वो भी केवल सामान्य सीटों पर। इसे बिहार ही नहीं पूरे देश में नीतीश का मास्टर स्ट्रोक मारा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसी के सहारे राज्य में सभी राज्यों में वुमेन एम्पावरमेंट की नई पटकथा लिख दी है। क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में, तो क्या 2027 में यूपी और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकारें इस तरह का फैसला लेंगी? क्या नीतीश ने महिला शक्ति के वोटों को पाने का नया हथियार दे दिया है? क्या नीतीश ने अपने स्ट्रोक से महागठबंधन की नींद उड़ा दी है? क्योंकि बिहार में महिलाओं की आधी आबादी का सपोर्ट नीतीश को हर बार मिलता रहा है। युवा आयोग का गठन सोने पर सुहागा साबित होगा। इन्हीं सब सवालों और कयासों पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान पटना बिहार से जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान बिहार के बड़े राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी शामिल होंगे, तो दूसरे मेहमान राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट प्रवक्ता आरजू खान साहब होंगे। आप दोनों मेहमानों का नमस्कार के साथ इस्तकबाल है। डॉक्टर संजय साहब के पास हम सवालों का क्रम शुरू करेंगे। क्या सर ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है या इसे केवल मरहम के रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, मैं इसे मानता हूं कि नीतीश कुमार जी का वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता हुआ एक लगातार 2006 से जब से 5 से ये सत्ता में आए, हालांकि हमेशा कोई न कोई योजनाएं ये लाते हैं और वो योजनाएं जब आकार लेती हैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक माना ही जाता है। अब ये साइकिल पोशाक योजना लेकर के आए और इस साइकिल पोशाक योजना की इतनी सराहना हुई कि विश्व के कई देशों ने इस योजना को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट, अगर कोई योजना बिहार में शुरू होती है और ये वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन जाता है, कई देश उसका अनुसरण करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि गेम चेंजर तो है। बाद में इन्होंने नगर निकाय में जो 50% आरक्षण की बात की, महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर, सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात इन्होंने जीविका दीदियों के कहा कि भाई जो जीविका दीदी है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इन्होंने बनाया और लगातार जो उनका जो ये है वो बढ़ते जा रहा है। और इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो लोन मिलेंगे उनको वो मात्र 7% ब्याज पर मिलेगा। एक अगला कदम इन्होंने उठाया कि जो 35% रिजर्व सीटें हैं सरकारी नौकरियों में महिलाओं, उसके लिए केवल और केवल बिहार की ही जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ मिला। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को इसका लाभ मिलते हैं। महिलाएं न कास्ट देखती है, न क्रीड देखती है, न उनका कोई धर्म है, न कोई जाति है। अगर वो दीवारें टूट करके और नीतीश कुमार के साथ वो खड़ी हो जाती तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसको माना जा सकता है कि हाँ, उनके लिए एक और भी इन्होंने बड़ा कदम उठाया। और कल वो जो बेटियां थी उनको जश्न मनाते हुए बिहार ने देखा, गवाह बना बिहार। उनको लगा कि अगर डोमिसाइल की ही बात की जाए तो डोमिसाइल अगर लागू हुआ बिहार में तो वो पहली बार महिलाओं के लिए लागू। ये 35% जो सरकारी नौकरियों में जगह होगी उसमें 35% केवल और केवल महिलाएं जो होंगी वो बिहार की ही होगी, कोई बाहर की महिला आकर के उसका लाभ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है, एक बड़ा कदम है जो आपने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में जो 43 जो एजेंडे पर मुहर लगी है उसमें ये एक जो इनका जो 35% वाला डोमिसाइल का जो मामला है ये एक बड़ा कदम है। और
महिलाओं का जो ध्रुवीकरण जो इनके जी पक्ष में होता है, अभी तक तो यही होते रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि अगर बूथों पर अगर एक लंबी कतार दिखती है महिलाओं की, जी तो ये कतार माना जाता है कि ये महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ है। और अगर लगातार कई योजनाएं उनके लिए, पिंक बस सेवा की अभी कुछ दिन पहले शुरुआत हुई, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए शुरुआत हुई थी, कैसे मिड डे मील को वही देखेंगी, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ही जो पोशाक है आंगनबाड़ी बच्चों के लिए, वो 50 लाख बच्चों का पोशाक का निर्माण वही करेगी। तो अगर महिलाओं के हितों में ये निर्णय लिया जा रहा है, और आपको एक चीज जानकर के और आश्चर्य होगा, जी इधर 15-20 में पुरुष से अधिक महिलाएं निकलती हैं घरों से और वो मतदान करती हैं। किनको मतदान करती है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा परसेप्शन जरूर है कि वो महिला मतदाता नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी दिखती है। तो निश्चित रूप से एक मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है कि डोमिसाइल लागू करके महिलाओं के लिए एक अच्छी सौगात कल दी गई है जी कैबिनेट में। इस एजेंडे पर मुहर लगा करके देखते हैं इसका कितना लाभ नीतीश कुमार जी को मिल पाता है चुनाव। मैं आरजू जी से जानना चाह रहा था, आज आपने चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से ताकत का इजहार किया है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी का जो महागठबंधन है वो कोई नया गुल खुलाएगा। ताकत का एहसास तो आपने कराया ही है, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश के इस फैसले पर आरजेडी का को फायदा होगा? क्योंकि आप भी देखिए नौकरी देने वाली बात के, क्या इतनी नौकरियां हैं बिहार में जिसके कारण नीतीश के फैसले को फायदा मिलने जा रहा है? देखिए आज अगर बिहार में नौकरी, रोजगार और जी पलायन पे अगर बात होती है तो उसकी क्रेडिट अगर देना अगर आपको चाहिए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक विजन दिखाया बिहार प्रदेश में। और आज शिक्षा पे बातें हो रही हैं, आज रोजगार पे बात हो रही है, आज पलायन पे बात हो रही है। और रोजगार देने की नीयत से हम आए थे और हमने कहा था विधान परिषद के अंदर कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो तमाम फप्तियां कसी गई थी, तमाम कशीदे पढ़े गए थे हमारे खिलाफ। और वो चीज हम फिर उन्हीं के सरकार में आते हैं और ये क्रेडिबिलिटी के साथ आते हैं कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करवाएंगे और रोजगार देते हैं। देश में उदाहरण बनाते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हुए आप जैसे मीडिया के चैनल लोग उस दृश्य को अपने मीडिया कैमरे के अंदर कैद कर लेते हैं। जी तो ये जो शुरुआत हुई ना, ये जो देश में शुरुआत हुई, जो प्रदेश में जो शुरुआत हुई, जो शिक्षा पे बात करे, गरीबी पे का बात करे, भुखमरी पे बात करे, पलायन पे बात करे, दवाई पे बात करे, कमाई पे बात करे, एक वाहिद ऐसा लेता है जिसको हम कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उसके जी विजन पे सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। और दूसरी बात, इस लोकतंत्र में पैमाना क्या होता है मापने का कि किस पार्टी का जनाधार है और किस पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। तो ठीक। ये जनाधार जो बार बार बताता है, जिस तरीके से डॉक्टर संजय कुमार ने एक चीज बताया कि जी एक परसेप्शन है, हाँ उन्होंने परसेप्शन का भी जिक्र किया। हाँ तो हाँ इस परसेप्शन को मैं परसेप्शन ही मान के चलता हूं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने लगातार 2 बारों से ऐसा जनादेश दिया है कि सिकुड़ती हुई और घुटती हुई जनता दल यूनाइटेड नजर आती है। 42-43 सीटों की पार्टी है जी और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप जरूर करिए, कम से कम एक अच्छा कन्वर्सेशन शुरू हुआ लीडर जी ऑफ अपोजिशन के नाते। हम कहते थे युवा आयोग का गठन हो, आपने किया, हमारी बातों को आपने माना। हमने कहा जातीय जनगणना, हमारी महागठबंधन के सरकार में पहली ऐसी सरकार थी जिसने देश में जातीय जनगणना करवाया। उसके बाद देश की केंद्र की सत्ता को भी झुकना पड़ा। आज जातीय जनगणना की बात करती है, वो भले ही शायद चुनावी उनका जुमला और 2 साल 3 साल बाद करवाए या न करवाए, ये उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। जी अब रहा कि महिलाओं को आप अगर इतना कुछ देते हैं, जी तो सवाल तो यहां है, सवाल है कि उसी सरकार से सवाल है कि जब बिहार प्रदेश में महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी लागू हुआ,
तो उस शराबबंदी लागू होने के बाद 3 लाख के लगभग जो SC ST वर्ग का जो बच्चा आता है 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे है, उनकी माँ, उनकी बहन और वो सारी महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए सवाल का जवाब तो जरूर ढूंढेंगी, और वो इलेक्शन में ही ढूंढेगी। जब बस्तियां की बस्तियां जब शराबबंदी वाले के बाद भी जला दी जाती है, जो पिछड़े दलित और वंचित वर्ग से जो लोग आते हैं, उसके बाद तो उन वो महिलाएं जो बिहार प्रदेश की हैं वो सवाल तो जरूर पूछेंगी, और वो भी महिलाएं जरूर सवाल पूछेंगी जिनके सैकड़ों की तादाद में जिनकी आंखों की रोशनियां चली गई, तो वो भी तो महिलाएं हैं इस पर बिहार प्रदेश की सरकार में, वो भी पूछेंगी, वो सारे सवाल पूछेंगी। और ये स्पष्ट जनादेश देता है कि जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार का कोई भी वो मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए आप उसको, या फिर जो विपक्षी दल है उसके प्रेशर में आके वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। जैसे हमने माई बहन मान योजना की बात की, जी हमने वृद्धा पेंशन की बात की, हमारी बात को कॉपी करते हुए वो एक कदम उठ के वो 400 से बढ़ा के 1100 कर देते हैं, लेकिन जब हमारी मांग थी वो 1500 थी, अभी भी 2500 रुपए महीना देने की बातें हैं। तो कम से कम ये जो क्रेडिट है ना, वो जी प्रदेश के विपक्ष को जाता है और वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन अब ये कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता है कि वो फिर दोबारा वो सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि इस देश में एक उदाहरण और भी है कि जी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर कोई कोई ऐसी पार्टी है, एक अकेली वाहिद पार्टी है जो अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, और उसके बाद जनता का जनादेश सिकुड़ता हुआ जनता दल यूनाइटेड को जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं संजय जी से पूछना चाह रहा था, संजय जी आपको लगता है आपने थोड़ा सा संशय महिला वोटरों को लेकर आपने व्यक्त किया है, क्या इस बार नीतीश जी को थोड़ी परेशानी हो रही है? क्योंकि चुनाव तो तेजस्वी बनाम नीतीश के बीच में जरूर हो रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी एज तेजस्वी को मिल रही है, ऐसा माहौल बता रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इमेज नीतीश जी की महिलाओं के में गुड बुक्स की थी, उस पर डेंट लग रहा है क्या? देखिए, महिलाएं बहुत साइलेंट करती है, संजय जी। और चूंकि महिलाओं के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ हैं या नीतीश कुमार जी से नाराज चल रही हैं। जी मैं योजनाओं के संदर्भ में कह रहा था जी कि जी जिस तरह की योजनाएं लेकर के जनता दल या नीतीश कुमार जी लगातार 2006 से ये महिला सशक्तिकरण में एक बड़ा कदम है, और वही कारण है कि जिस आधी आबादी की बात आप कर रहे हैं, वो आधी आबादी का मत नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहते हैं, चाहे उनकी जाति कोई हो, उनका धर्म। तो जाति और धर्म की दीवार अगर टूट जाती है और वो महिला इस वजह से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हो जाती है कि नीतीश कुमार जी ने उनके सपनों को आकार दिया। तो अगर उनके सपनों को आकार दिया जाता है और जी जी इस वजह से वो महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक कदम है। ठीक रह बात। गई दूसरी बात, संशय की बात, ये जी तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक मतदान तो गुप्त होता है ना। लेकिन मैं लोकसभा का कुछ उदाहरण आपको दूंगा। जी पति कहीं और खड़े थे, किन्हीं और के साथ खड़े थे, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी थी, कई परिवारों से मिली थी, जी और उन्होंने कहा कि हमारी बेहतरी के लिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया है। तो नीतीश कुमार जी के प्रति एक महिलाओं का निश्चित रूप से रह गई बात कि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी राजनीति में तो जो पार्टियां होती हैं वो अपने अपने तरीके से चलती हैं। जैसे विधवा पेंशन योजना को लेकर तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 1500 रुपए की राशि देंगे या वृद्ध महिलाओं के लिए। नीतीश कुमार जी ने उनको बढ़ा करके 1100 किया है, 400 की राशि मिलती है। जी तो एक इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो 1100 रुपए की राशि देंगे। जी एक उन्होंने माई बहन योजना की बात की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तेजस्वी जी का तो हम जी 2500 रुपया देंगे उनके खाते में, जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना, महाराष्ट्र में, दिल्ली में,
आपका हरियाणा में महिलाओं के हिस्से में जो राशि डाली गई उनके खाते में, उसी के आधार पर तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में भी हम महिलाओं के लिए माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए की राशि देंगे अगर हमारी सरकार हो। तो अगर महिलाओं के हित में कोई भी पार्टी निर्णय लेती है और उनको लगता है कि इससे हमारे बेहतरी में एक और अगला कदम होगा, स्वाभाविक है कि महिलाओं का आकर्षण हो। लेकिन अभी तक मैं फिर जी बता रहा हूं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि महिला वोटर नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, वो कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं हैं, वो निर्णय उनके हैं, वो निर्णय किन्हीं और के द्वारा करा दिए जाते हैं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अभी तक महिलाओं के हितों में लिए गए निर्णय से जो महिलाओं के अंदर में जो आत्मविश्वास दिखता है, जी उसमें महिला वोटरों की गोलबंदी नीतीश कुमार जी के साथ दिखती है। मतदान में कितना परसेंट वो होगा जी इंप्लीमेंट, वो बूथों पर जाकर के वो किस तरह से वो करती हैं, या तेजस्वी जी की माई बहन योजना उनको अपील कर जाती है, 1500 रुपए की राशि जो पेंशन के रूप में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो अभी 1100 रुपया ही है, वो अपील कर जाती है, या महिलाओं की बेहतरी की बात जो तेजस्वी जी करते हैं बतौर एक युवा चेहरा। हाँ हाँ युवा चेहरा के तौर पर, क्योंकि मैं कई बार इसको बताता हूँ कि 25 साल से नीचे 57% आबादी बिहार की युवा है। जी एक बड़ी आबादी है, और एक बड़ी आबादी को अगर तेजस्वी जी भी अपने तरीके से, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि 2020 के चुनाव में एक नैरेटिव उन्होंने दिया कि अगर हमारी सत्ता आई, हमारी सरकार आई, तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वो अपील किया, एनडीए को कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, तेजस्वी जी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इतनी बात तो है ना कि वो नैरेटिव काम किया। एक बड़ी पार्टी के तौर पर तेजस्वी यादव उभर करके बिहार में आए। जी बाद में ठीक है गठबंधन बदला, वो डिप्टी सीएम रहे, और उन्होंने कहा कि हमारे ही दबाव में नीतीश कुमार जी ने नौकरी दी। तो नौकरी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, ये जी कनेक्ट करता है। और जो युवा आबादी है उसमें तो पुरुष भी है, महिला भी है, उसको हम लोग बाइफरकेट करके नहीं देख सकते। ठीक बात महिलाओं की भी आकांक्षा है, उसकी भी आकांक्षा है। देखते हैं तेजस्वी यादव अपनी योजनाओं से कैसे महिलाओं को अपने पक्ष में ला पाते हैं, या नीतीश कुमार जी लगातार एक एक योजनाओं को रोज आकार दे दे करके महिलाओं को कितना इंटैक्ट कर पाते हैं। ठीक बात है। मैं जरा आरजू जी से पूछना चाह रहा। आरजू जी, ये प्रशांत किशोर बार बार नीतीश पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पे भी बहुत सारा हमला कर रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कहते हैं उनके लिए। आपको लगता है कि ये उनका काउंटर आपकी नीतियों पर थोड़ा डैमेज कर रहा है, या नीतीश पर भी डैमेज कर रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जी को हम ज्यादा न हम तवज्जो देते हैं, न बिहार की जनता उनको तवज्जो देती है। हाँ इसलिए नहीं देती है क्योंकि उनका जी चेहरा पहले ही उजागर हो चुका है। हाँ जितने संघ के लोग थे उनकी पाठशाला में जाके शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। वहां से अगर वो पलायन करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पलायन करके फिर वो जन स्वराजी हो जाते हैं। और बिहार की प्रदेश ने कई जगहों पे देखा कि अगर हम से भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पाती है, तो ऐसे जन स्वराज टाइप के अस्त्र शस्त्र को वो स्थापित करती है, जिसको न हम सीरियस लेते हैं, न बिहार की जनता सीरियस लेती है। उनका काम एक पीआर एजेंसी चलाने वाला है। एक जी ब्रोकर से ज्यादा में उनको उनको हैसियत हम नहीं देते हैं। बाकी जनता इस प्रदेश में जनता मालिक है, इस देश में जनता मालिक है। डेमोक्रेट इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का आपका अधिकार है। आप जी जहां से मर्जी वहां से आप चुनाव लड़ें या फिर लड़वाएं, ये सारी चीजें हैं। और जहां तक विजन है राष्ट्रीय जनता दल का, वो विजन एकदम क्लियर है। हम जी डेटा बेस्ड बातें करना चाहते हैं, हम दवाई पे बात करना चाहते हैं, शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, कमाई पे बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। आज भी वो सवाल जिंदा है जब आज हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर संजय कुमार जी से तमाम चैनलों पे मैंने कन्वर्सेशन किया है, हाँ लेकिन हाँ बड़ा अच्छा लगा कि आज आपके चैनल पे
नेक टू नुक उनसे हमसे बातें हो रही हैं, लंबा एक कन्वर्सेशन होगा, सुनने को मौका मिलेगा। तो देखिए, अभी भी डेटा बेस्ड हम बात करना चाहते हैं। अगर हम भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को डेटा को मिला ले, आप एनडीए समर्थित सरकार में भी इस सालों से हैं, और बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है इस इलेक्शन में कि ई श्रम पोर्टल पे आपने रजिस्टर्ड किया है 3 करोड़, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अदर राज्यों में चले जाते हैं, जबकि उनकी संख्या 5 करोड़ के करीब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज आपकी सरकार है, पलायन क्यों नहीं रुका? शिक्षा पे 62-63 हजार करोड़ का आप बजट पास करवाते हैं, और ये डेटा आता है भारत सरकार का और बिहार सरकार का कि 100 में से सिर्फ 9 बच्चे इंटरमीडिएट पे पास आउट करते हैं, और देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर हाई स्कूल जाते जाते अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है, स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है, तो वो है डबल इंजन की सरकार, यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये सारे सवाल है, और ये सवाल ये भी बने हुए हैं कि आप महिलाओं की बात करते हैं, आपके गृह जिले में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार करने के बाद उसके पैर में 8-8, 9-9 कीलें ठोक दी जाती हैं, और कील ठोककर उसको फिर खेत में फेंक दिया जाता है। आप करते क्या है? 25,000 से ज्यादा, लगभग 25,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बलात्कार हुए हैं बिहार में 2005 से लेकर 2022 तक। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा 2.5 से 3 गुना लगभग ज्यादा जो है क्राइम बढ़ा हुआ है बिहार में 2005 से 2022 तक। आप हमारी सरकार पे आते हैं तो हम कहते हैं उस वक्त हम संयुक्त झारखंड के साथ थे, और ये डाटा आप एनालिसिस कर लीजिए 1990 से 2005, 2005 से 2022, जबकि 3 साल का भी डेटा नहीं आया है। आप बीपीएससी का पेपर लिखो, नीट का पेपर लिखो, मास्टरमाइंड बिहार से, हर चीज लीक हो जाता है बिहार। तो आप कर क्या रहे हैं? बालू माफिया डायरेक्ट जो है पुलिस वालों के ऊपर एक साथ 3-3 पुलिस वालों को रौंद के ट्रैक्टर से मार देते हैं। ये सारे सवालात हैं। देश में एक निर्माणाधीन पुल है बिहार प्रदेश में, जो आज तक 10 सालों के बाद पूरा नहीं हो पाया, 3 बार वो गिर चुका है। ये सारे सवालात हैं। पुल पुलिया में करप्शन इतना ज्यादा है कि बिहार में एक कहावत आम हो चुकी है कि जितना बिहार में आम के पेड़ से आम नहीं टपकता, उतने पुल पुलिया टपक जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और आज भी वो सवाल जिंदा है महिलाओं और उन बच्चियों के साथ कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में एक बच्ची 9 साल की थी, जिसको शेल्टर होम से उसके सर पकड़ के खिड़की से बाहर निकाल लिया गया था। आज तक इस डबल इंजन की सरकार में सीबीआई ईडी नहीं पता कर पाई कि आखिर में वो बच्ची गई कहां, जो कहती थी कि बड़े तोंद वाले चाचा, बिना सर पे बाल वाले चाचा। उस बच्ची का आज भी बिहार जो है राज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहां कुछ होता है। शिक्षा की दर देख लें, एनवायरमेंटल इंडेक्स अगर हम पढ़ लें, आप नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट निकालिए। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि बिहार प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां जितने भी देश के राज्य हैं सबसे ज्यादा अनेमिक महिलाएं हैं, जिनके अंदर खून की कमी। ये नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कहीं बच्चा अंडरवेट पैदा होता है, कम वजन वाला पैदा होता है, तो वो बिहार प्रदेश है। तो ये सारी उपलब्धियां 20 सालों में ये आपके ऊपर है, और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, पलायन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वो नीति आयोग की रिपोर्ट जो आपके डबल इंजन की सरकार में आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ ग्रोथ रेट आप दिखाते हैं, लेकिन हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। आप कोई एक सूचकांक नहीं बता सकते जो किसी राज्यों की तुलना में बिहार उससे आगे हो। हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो ये सारी चीजें हैं, सवालात बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, और सवाल इतने हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सिर्फ वो सवाल का जवाब हमारा नहीं दे पाती है, तो हमारे ऊपर एकदम मतलब एक तरफा हमला करती है, गाली गलौज पे उतर जाती है। हम चाहते हैं डेटाबेस बातें हों और बताए कोई हमको। मैं अर्जुन जी जरा डॉक्टर साहब संजय साहब से भी बात कर लेता हूं। संजय साहब, अगर आप पिछले 20-25 सालों का भी, या हम कह रहे हैं 30 सालों का भी असेसमेंट करें, तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट पास आउट हुए
बिहार के और वो होनहार भी हैं, अगर वो उच्च शिक्षा में गए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। क्या कारण है आरजू जी? बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, और ये कह लीजिए पिछड़ापन बहुत है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में धरातल पे यही सब कुछ है क्या? नहीं, देखिए, अगर जी। आरोप सही है तो बिल्कुल उसको स्वीकार करना चाहिए, पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, एक जी। आम नागरिक को, एक बिहारी होने के नाते स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार कर देना चाहिए। सरस्वती तो सूख गई है बिहार की, इस सच्चाई को मैं स्वीकार। ठीक बात। वो आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। जी। ये 66% महिलाएं अनिमित हैं बिहार में, ओ, 66%। अब बहुत बड़ी सोचिए संख्या कि है। राज्य का 66% महिलाएं अनिमित हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं, मतलब उनका ग्रोथ रुक जा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ। ओ, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी माँ की थाली में फॉलिक एसिड नहीं है। जो उनको प्रेगनेंसी पीरियड में जो उनको डाइट चाहिए, अगर वो डाइट नहीं मिलेगा, जी। स्वाभाविक है कि वो बच्चे स्टंटेड होंगे। ये बौने बच्चों का बिहार बन रहा है, ये तो है, एक चुनौती है। हायर एजुकेशन कोलैप्स हो, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। देखिए, कुछ अच्छी चीजें हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। जी। वो 90 से 5 के दौर में स्कूल के भवन गिर गए, ये सच्चाई है। बच्चे बादल देखते थे और घरों की तरफ रुख करते थे। नीतीश कुमार ने स्कूल के भवन बनाए, इस जी। सच्चाई को स्वीकार करना। आपको, अगर आप बिहार आएंगे, बिहार जी। को देखेंगे, तो गुलाबी रंग में रंगे हुए स्कूल के भवन मिलेंगे। निश्चित रूप से कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये बिल्कुल, वो एनडीए के लोग भी इसको गिनवाते हैं। जी। लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन में कोई बदलाव आया? नहीं बदलाव आया। शिक्षक बिहार के, छात्र बिहार का, और प्लेटफॉर्म उसका कहीं और होता है, वो बिहार में नहीं रहते। ये पीड़ा है। सिविल सर्विसेज में छोड़ दीजिए शहर, ग्रामीण एरिया से बच्चे निकलते थे, और बिहार के छात्र सिविल सर्विसेज में अगर 1 to 10 रैंक में करीब करीब 5 से 7 बच्चे होते थे हर बार। वो सिविल सर्विसेज का जो रैंक होता है, जी। हर बार जो परिणाम आता था, उसमें बिहार की उपस्थिति उसमें 60 से 65% होता था। ये आंकड़ा है ऑन रिकॉर्ड, ये मैं बता रहा हूँ 87-88। ठीक कह रहे हैं आप। आपको इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, जो 10 सीनियर मोस्ट आईएएस और सीनियर मोस्ट आईपीएस जो मिलेंगे, वो बिहारी मिलेंगे। उनकी जड़ें बिहार की, जो गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़े, खेत खलिहानों में रहे, लेकिन यहीं के यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, तैयारी कर करके, और वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए। क्योंकि स्कूलों में भी एकेडमिक पार्ट था, कॉलेज में भी था। पटना यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। हर जी। बैच में कुछ न कुछ छात्र ऐसे होते थे जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते थे। आज गेस्ट टीचर पर वहां के व्यवस्था चल रही है। कई कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर रह गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कई विषयों में बच्चे नामांकन लेना कराना पसंद नहीं करते। पटना यूनिवर्सिटी की सीटें खाली रह जा रही है, बाकी की बात छोड़ दीजिए। तो ये सच्चाई है कि एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में बड़ा तेजी के साथ गिरावट हुई है, और हायर एजुकेशन तो बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति है। डिग्रियां बढ़ती हैं, और वो डिग्रियों को लेकर के बच्चे जब निकलते हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज में वो डिग्रियां बहुत उनके काम आती नहीं। तो ये गिरावट है, ये चुनौती है। इस सच्चाई को सरकार माने नहीं माने, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत ये है। आपने बहुत अच्छी बात कही है और बिल्कुल फैक्चुअल बातें कही हैं। आरजू जी, आपकी बात, काफी बातों पर डॉक्टर साहब ने मुहर लगाई है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जितना भी आप झंझावात देख रहे हैं,
जो निराशा देख रहे हैं या जो वास्तव में जमीनी हकीकत है, उसका नुकसान नीतीश बाबू को होने जा रहा है क्या? देखिए, वो लगातार हो रहा है, होने जी। ही नहीं जा रहा है, लगातार हो रहा है। 2020 के इलेक्शन को अगर हम देख लें तो जी। 12,000 वोटों का डिफरेंस, और किस तरीके से आजाद भारत में बिहार प्रदेश में पहली बार रात के 12 बजे तक वोटों की गिनती, और उस गिनती के पीछे मंशा क्या थी? जो आज चीजें हम कह रहे हैं वो 5 साल पहले भी कहते थे, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। और ये दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन नहीं है, प्रशासनिक सेवा भी है उसमें, उसमें सीबीआई ईडीज भी है, ये सारे चीज लोग हैं तरीके से अपने अंडर करके उसके ऊपर फरमान जारी किए जा रहे हैं। और उसी वोटों का डिफरेंसेस था जो कि दिखा रहा था कि 12,000 हमारा और एनडीए के वोट का डिफरेंसेस है। जी। वो 12,000 वोटों का डिफरेंसेस करके किस तरीके से उन्होंने किया, और आज वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बिहार का जनता का जो जनादेश था नीतीश कुमार को, पिछले बार भी नहीं था और अभी भी नहीं है, मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं। और इनके अंदर बहुत रस्साकसी अभी होना, अभी देखना बाकी है। जिस जी। तरीके से हम चिराग पासवान को देख रहे हैं, मैं उनको मान के चलता हूं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो एक सुसाइड बॉम्बर है, प्लांट किया गया है उनको वो, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से प्लांट हो गए। अब जी। देखिए, अब एक चीज को एक तरफ मैं आपको इंगित करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर आदरणीय चिराग पासवान अगर न्योता देते हैं, भोज देते हैं, और वो 10 बजे सुबह सुबह तड़के पहुंच जाते हैं, और चिराग पासवान उनका फोन भी पिक नहीं करते हैं और उनको रिसीव भी नहीं करते हैं, जबकि एक प्रोटोकॉल होता है। जी। क्योंकि प्रदेश का पहला नागरिक मुख्यमंत्री उनके दरवाजे तक पहुंचते, ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिक। और ये चीजें सब कुछ देख के यही समझ में आता है कि महागठबंधन को सामने से मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रोपगंडे अपनाते हैं, लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा करते हैं। अगर उनको हमारे सवाल का काउंटर क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं दे पाते हैं, तो लगातार आप उनकी गिरती हुई भाषा देखिए। वो भाषा डिप्टी सीएम की होती है, जो लगातार गिरी हुई मानसिकता से ओतप्रोत है, मैं ये कह सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि हम या हमारे नेता, जी। हमारी पार्टी अगर डेटा बेस्ड बात कर रही है, और जिस तरीके से आज आपके चैनल पे हम लोग कर रहे हैं, जी। मैं संजय सर का बड़ा मतलब इज्जत करता हूं पॉलिटिकल जी। एक्सपर्ट के नाते। मैंने जी। कहा भी कि बहुत दिनों से हम लोग जो है तमाम तमाम अलग अलग चैनलों पे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन आज देखिए, आज एक एक पॉलिटिशियन जो प्रवक्ता है बैठा और एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, कितनी चीजें जी। साफ आ गई। अगर जी। यही 3-4 लोगों का अगर ग्रुप रहता तो जी। एक दूसरे का लोग काट करने लगते, वो चीजें सही से नहीं आ पाती। तो ठीक बात। बिहार में बहुत चीजों की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है। हमारे पास विपक्ष के पास एक नहीं हजारों ऐसे चीजें हैं, ऐसा हजारों सवाल आते हैं। सबसे जी। बड़ा सवाल तो यह है कि बताइए, देश में पहला ऐसा राज्य बिहार है जहां गरीब है। 85 लाख लोगों की प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट अगर मैं पढ़ दूं तो जी। उसमें है कि उनकी जो आमदनी है 6,000 से कम है। ओ। और इस प्रदेश में, जो देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश, गरीब प्रदेश, आप वहां 7 रुपए से ज्यादा बिजली यूनिट दर लेते हैं, वसूल करते हैं। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? हम कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री देंगे। ये कहते हैं फ्री फ्री क्या होता है? अरे 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन आप देते हो लाइन लगा के, और जब हम कुछ सच्ची बातें कहते हैं तो आप कहते हो ये फ्री फ्री का सिस्टम शुरू कर दिए। तो ये दूराभास जो है, विरोधाभास जो है ना, अपने आप को दर्शा देता है कि ये कितने गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं। जी। 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 मैं कहता हूं बात करिए पलायन पे, बेरोजगारी पे, दवाइयों की बात कर लीजिए, जो के साहब ने भी, संजय कुमार जी ने भी कहा। हाँ अब जी। न्यूट्रिशनल आप सप्लीमेंट्स नहीं दे पाते हैं। फोलिक एसिड की गोली जानते हैं कितने की आती है? 1 रुपए की भी नहीं आती। जी। 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 एक गोली 1 रुपए की भी नहीं आती है। वो फोलिक एसिड जो कि खून को बढ़ाता है, वो सप्लीमेंट्स नहीं है। आयरन की गोलियां कितने की आती हैं? 1.5 से 2 रुपए की भी नहीं आती है। अगर वो चीज आप मुहैया नहीं करा पाते हैं, बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं? आप ठीक। ऐसे ही करते रहिए। सवालात बहुत ज्यादा हैं, ठीक आपने बात। किया क्या? इस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि हर चीजों में जब आप पिछड़ेपन में नंबर 1 है,
तो हमारे पास तो सवाल बहुत थे, आपके पास जवाब बहुत क्या सर। है? आप उसका काउंटर जवाब दीजिए। मैं आप संजय जी से पूछना चाह रहा था कुछ हम नजदीक डिबेट के लाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसिव तो है ही है, ये फैक्टर बहुत तेजी से हावी है बिहार की पॉलिटिक्स में। आपको लगता है कि जो भाजपा है, चिराग हैं, मांझी हैं, ये आपको लगता है कि नीतीश की नैया पार कराने में सक्षम है, या उस पूरे खेल में खुद ही फंस गए हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें सारे लोग अपनी अपनी नैया को पार कराने में लगे हुए हैं, सबकी अपनी नाव। अच्छा। और उसमें वो किनकी नैया उस बीच में गड़बड़ा जाएगी और कौन अपनी नैया को लेकर निकल जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक जी। अपनी प्रतिद्वंदिता इन लोगों की चल रही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ, देखिए बिहार की जो जमीनी हकीकत है जी सर। उसमें मुद्दे तो हैं हम्म। और पीड़ा होती है एक बिहारी होने के नाते, नो डाउट। बिहार के नागरिक होने के नाते कि एक बिहार जो एक बेहतर बिहार बन सकता है। इसका अतीत कितना गौरवशाली रहा है, हाँ हाँ ईरान बिल्कुल। तक की सीमाएं रही है। अगर इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्ष को देखेंगे जी तो इसकी सीमाएं इसी पटना के कुम्हरार से मौर्य काल में इसकी सीमाएं ईरान तक हुआ करती थी। जी जी। ये वो बिहार है जिसने चार चार धर्मों को जन्म दिया, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, माँ सीता का, जगत जननी सीता का। आप अगर बिहार में आएंगे तो सारे फकीरों की भूमि ये मिलेगी। जो शरीफ जहां भी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा वो समझ जाइए कि वो पीर फकीरों की ये भूमि रही है और बड़ा समन्वय की ये भूमि रही है। लेकिन और बड़ा फर्टाइल ब्रेन के लोग यहाँ रहते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हाँ, मौलिक सवाल जब गौण हो जाते हैं तो वहां पर तो एक सवाल है कि अगर कोई बच्ची, अब जितना भी मेडिकल कॉलेज बना ले, जी। लेकिन अगर कोई रेप पीड़िता बच्ची इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के दरवाजे पर आकर के मौत को गले लगा लेती है और ये कह के चिकित्सक उनको ये नहीं करते हैं कि अभी मेरा जो सर्जरी का जो कमरा है वो खाली नहीं है, थोड़ा और इंतजार करनी होगी, ये शायद बिहार के लिए बड़ा दुख है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो चीज, पार्टी जो सत्ता में आए दो चीज केवल बिहार को दे, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक बात। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन आ जाए, कॉलेजों में ठीक से पढ़ाई होने लगे, ताकि वो गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चे जब वो आए तो वो बेहतर करके निकले, अपने को साबित करें। अद्भुत क्षमता है यहाँ के बच्चों में परिस्थितियों से लड़ने की, संघर्ष करके अपने को साबित करने की। लेकिन जब स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे और कॉलेज में प्राध्यापक नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में ईमानदार वाइस चांसलर नहीं होंगे, पॉलिटिकल पोस्टिंग उनकी होगी, तो फिर बिहार की सुनहली तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी। सपने दिखाए जाते हैं लेकिन जब सपने आकार नहीं लेते हैं तो एक पीड़ा तो होती है। और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है कि शायद मैं बता रहा हूँ कि बिहार के कोई सम्मानित विधानसभा के सदस्य, कोई मंत्री जी अपना इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कराने जाते हैं, या तो वो बिहार से बाहर रुक कर लेते हैं या वो किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुक कर देते हैं। भाई अस्पताल बनवाया आपने, आपकी व्यवस्था है, आपका इलाज जब वहां नहीं हो पाता है, आपको भरोसा नहीं है, फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आम आवाम का वहां इलाज और बेहतर तरीके से होता हो? आप जाते देखते तो शायद उसकी हकीकत समझ में आती। फिर भी मैं कह रहा हूं कि उम्मीद है कि एक बेहतर राज्य बनेगा, चूंकि अब पार्टियां मुद्दों पर आ रही हैं। एक सुखद संकेत ये है कि पार्टियां मुद्दों पर बात कर रही है। अगर तेजस्वी जी ने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, तेजस्वी जी के ही दबाव में सरकारी नौकरी तो मिली, ये तो एक सुखद संकेत है। तेजस्वी जी ने कहा कि माई बहन योजना हम लागू करेंगे, चलिए तेजस्वी जी के ही वजह से नीतीश कुमार धड़ाधड़ महिलाओं के हित में निर्णय ले रहे हैं, बिहार की महिलाओं का तो भला हुआ। लगा कि हमारे हिस्से में तो ये चीजें आई। अगर प्रतिभा जो बिहार की है वो प्रतिभा को कहीं अगर कोई स्थान मिल रहा है जिनके भी दबाव में,
लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि प्रतिपक्ष की भी वही जगह होती है। तो मुद्दे अब केंद्र में आ रहे हैं, और जी अगर मुद्दों पर राजनीति होती है बिहार में, तो शायद हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि हम बेहतर बिहार की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज जो सामाजिक ताना बाना कभी बिखर जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वोटों का बंदरगांठ होता है, और लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आता, बस उनको ठगा हुआ महसूस करते हैं। लगता है कि मुझे और 5 साल इंतजार करनी है, इसके अलावा मेरे हिस्से में कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर पार्टियां मुद्दों पर अगर केंद्रित हों, और मुद्दों जी पर अगर इस बार बिहार में चुनाव लड़ा जाए, तो शायद बिहारियों के हिस्से में हो सकता है कि थोड़ा सुनहरा सवेरा देखने का मौका मिल जाए। निश्चित तौर पे मैं आरजू साहब से पूछना चाह रहा था। आरजू साहब, डॉक्टर साहब ने तो बहुत बढ़िया बातें कही हैं, और वास्तव में जो उन्होंने हकीकत है, जमीनी हकीकत, उसकी तस्वीर साफ साफ बिल्कुल रख दी है। तो उनसे बढ़िया तो विश्लेषण कोई कर ही नहीं सकता है। हम सब लोग भी उस रूप में नहीं बिहार को देख सकते हैं जिस रूप में डॉक्टर साहब ने देख रहा। और डॉक्टर साहब ने एक आग्रह पर हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, और ये उनकी जर्रा नवाजी है कि आज हम लोग डिबेट में भी हैं। मैं आपसे आरजू साहब एक सवाल करना चाह रहा था, क्या ओवैसी और आपके बीच की बातचीत कुछ फाइनल हो पा रही है क्या? नहीं नहीं, देखिए हमारा लोकतंत्र में एक तरीका होता है बात करने का। उन्होंने अपने तरीके से एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की कि हम जी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर जी उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि वो हमको जवाब नहीं देते हैं। फिर आते हैं, लेटर लेके आते हैं, और उनके जो नेता है वो लोग लेके आते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो उनके अख्तरुल इमान साहब का जो लेटर है वो चारों तरफ लेके आते हैं, दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप वाकई में गठबंधन की बात करते हैं तो बहुत ऐसे जगह हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी हो के झारखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह लगभग पार्टियां हैं, महाराष्ट्र से लेके आसाम से लेके आपको दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक। लेकिन हम क्या करते हैं कि इलेक्शन जब आता है तो हम वहां लड़ लड़ के जो सेकुलर फोर्सेस है, जो सोशलिस्ट जो सोर्सेस, जो चेहरे हैं, वैसे लोगों को जो कि देश में आस्था रखते हैं, देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो हम सीधी बात कहते हैं, आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप हमारे ऊपर बातें करते हैं, और अपने एजेंडा के तहत आप जो है अपने हैदराबाद में 8 सीटों पे लड़ते हैं। बिहार भी आके लड़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश भी लड़ लेते हैं, गुजरात भी लड़ लेते हैं, महाराष्ट्र भी लड़ लेते हैं, झारखंड भी लड़ लेते हैं, यहां तक कि दिल्ली भी लड़ लेते हैं। तो ये कैसा आपका मतलब प्रेम है जो आप दिखाना चाहते हैं कि हम महागठबंधन के स्वरूप में शामिल होना चाहते हैं? यानी कि ये जो है परसेप्शन फैलाने की कोशिश ज्यादा थी, हमसे मिलने की कोशिशें कम थी। और ये आपका जो एजेंडा है हर जगह लड़ने की चीजें जो है वो अपने आप में परिभाषित कर देती है, आपका क्लियर कर देती है, जवाब क्लियर कर देती है कि आपकी मंशा क्या है। जी आपकी मंशा क्या है? लोकतंत्र है, आपको किसी ने लड़ने से नहीं रोका। आप लड़ सकते हैं, लेकिन समर्थन भी एक तरीका होता है, और वो राष्ट्रीय जनता दल खुद करती है। यहां तक अभी दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ है, हमने कहा कि जितनी भी इंडिया गठबंधन की चीजें हैं हम वहां इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन सारे इंडिया गठबंधन के जो खेमे थे उनको हमारा समर्थन है। किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को नहीं, सारे लोगों को हमने कह दिया। और हम करते हैं, अभी अखिलेश यादव का आपने देखा, उत्तर प्रदेश का, जी उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे भी सपोर्ट किया जा सकता है। जो कम्युनल शक्तियां हैं, जो देश को तोड़ने की बात करती है, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा देती है, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे जो चलती है, जबकि ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, आप उसको रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। तो आप रोकिए उस चीज को, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, जी इसलिए इनकी बिल्कुल। मानसिकता समझ में आ जाती है। आरजू साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे कि आपको आपकी पार्टी इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं, कि सत्ता पे लौट रही है या नीतीश की वापसी होने फिर हो जाएगी? देखिए, जो 2000 हमने जो ये 2020 का जो हमने इलेक्शन लड़ा, साफ जी तौर पे जो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उसने जी जना स्पष्ट जनादेश दिया था हमारे पक्ष में, महागठबंधन को। जी और लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम चेहरा माना था, और आज भी हम उसी पोजीशन में हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेंथफुल हैं हम।
तो हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता को तय करना है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता को ही तय करना है कि उसका जनादेश किसके खेमे में जाएगा। हम अपनी बातों को रखेंगे जैसे 2020 में हम जी मुद्दे से नहीं भटके, हिंदू मुसलमान जातियों में हम नहीं भटके, हमने बीमारी, दवाई, कमाई और पलायन पे बात किया। हम आज भी उसी चीजों पर आमादा हैं और आज भी हम दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ये मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का देख लिए, इलेक्शन जी कमीशन का जो चीजें आया, ये रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान करने लगे। एक तरीके से ये खुद परिभाषित करते हैं कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार, शायद उन लोगों ने उनको बसाया होगा। तो ये तो सवालिया निशान आप अपने ऊपर खुद उठा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर की सच्चाई ये है, ये परसेप्शन फैलाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, और सबसे बड़ा इनका ब्रह्मास्त्र यही है। लेकिन जी प्रदेश की जनता, देश की जनता एक न एक दिन इन सारे बातों से पर्दा हटाएगी, दवाई, कमाई, सिंचाई और शिक्षा पे बात करेगी। हम उसी को चीजों को लेकर इलेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब संजय जी से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है आज राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने जिस तरह से मार्च निकाला, चुनाव आयोग ने जिस तरह से पुनरीक्षण का आदेश दिया था उसके खिलाफ, और कल सुप्रीम कोर्ट पे इस मुद्दे को लेकर हियरिंग भी होनी है, जो इन्होंने रिट लगाई है इन सब लोगों ने, आपको क्या लगता है चुनाव की जो मौजूदा बयार बह रही है, आखिरी में कोई क्या आप माहौल बदलता हुआ देख रहे हैं क्या, या फिर इसी तरह की बयार बहती रहेगी? डॉक्टर साहब, आपकी बात। देखिए, लोकतंत्र में जी अगर कोई निर्णय किसी के द्वारा होते हैं तो उसका विरोध करने का लोकतंत्र में हक सारी पार्टियों को है। ठीक और है। आज महागठबंधन के पार्टियों ने इसका विरोध किया। जी उनके जो सवाल थे वो सवाल में दम है और सुप्रीम कोर्ट कल इसको इंटरप्रेट करेगा। चुनाव आयोग भी तो जनता के लिए ही है ना। जी मतदाता छूट जाए या मतदाता कहीं से किनारे कर दिए जाए, इस तरह के कोई फरमान अगर आए हैं तो इसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी कि क्या जब अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में बिहार में समरी रिवीजन हुआ था जी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फिर ये इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत चुनाव से 1 महीना पहले, जब ये रेनी सीजन का समय है, जब लोग माइग्रेशन पर हैं, काम करने के लिए दूसरे राज्यों में हैं, या वो फॉर्म फिलअप करने आएंगे या वो मतदान देने से अपने को वंचित कर लेंगे। तो एक सवाल है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, हम लोगों को इंतजार करनी होगा। आपने आज बहुत अच्छी बात रखी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक टोटल अगर देखा जाए तो वी पॉइंट आ गया है, डॉक्टर साहब का भी आ गया और आरजू साहब का, आपका भी आ गया है, और मुझे लगता है यही शायद जमीन पर सब चल रहा है। ये तय है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सर। आपने देखा हमारे दोनों मेहमानों की राय भले ही कुछ अलग अलग हो, लेकिन मुद्दों पर वो बात कर रहे थे। बिहार का चुनाव अब बेहद रोचक हो गया है। जब सभी दलों की चौसर बिछेगी तब चुनावी समर रोमांचक जरूर होगा। चलते चलते किसी ने बिहार के बारे में सही कहा है कि तेजस की मैं उड़ान हूं, गणतंत्र की मैं पहचान हूं, कूटनीति का मैं प्रमाण हूं, हाँ मैं बिहार हूं। एजेंडा के नए एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।